जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तमाम स्वतंत्रता सेनानी अपने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और बिना शक सभी लोगों का, चाहे वो क्रांतिकारी हों, चाहे वो कांग्रेसी हों या किसी भी धारा के मानने वाले देशभक्त लेकिन हों, उस समय के तमाम देशभक्तों का ये निर्विवाद रूप से मानना था कि महात्मा गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं, देश के नायक हैं। अपनी फांसी से कुछ ही दिन पहले सुखदेव ने महात्मा गांधी के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी। अब खुली चिट्ठी लिखने का प्रचलन अधिक हो गया है। अब तो चिरकुट नेता भी फलाने के नाम खुला पत्र, उसके नाम खुला पत्र, ये सब करते ही रहते हैं। सुखदेव ने वो खुला पत्र लिखा था गांधी के नाम। और जब उनके चाचा जेल में मिलने गए थे, लाला चिंतराम, सुखदेव के अपने पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो लाला चिंतराम जब मिलने गए थे सुखदेव से, तो जेल अधिकारियों की नज़र बचा करके एक चिट्ठी सुखदेव ने अपने चाचा को दे दी। और वो चिट्ठी देते हुए उन्होंने लाला जी से कहा था कि इस चिट्ठी को गणेश शंकर विद्यार्थी को दे दीजिएगा कि वो इसे गांधी जी तक पहुंचा दें। सुखदेव के भाई मथुरादास थापर ने इस बारे में पूरा संस्मरण लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस चिट्ठी को वर्धा जाकर गांधी जी को देने की बात भी चली, लेकिन जो उस समय अफरा तफरी का माहौल था, वातावरण जिस तरह से एकदम गर्म था, गर्म वातावरण मतलब ये मौसम बाहर का मौसम नहीं, राजनीतिक तापमान जिस तरह से गर्म था, तो ये हुआ कि अभी वहाँ जा करके चिट्ठी देना मुनासिब नहीं होगा, सही नहीं होगा। मथुरादास थापर लिखते हैं कि चिट्ठी जब मेरे हाथ में आई तो मैंने दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लिया कि इस चिट्ठी को चाहे जैसे भी हो महात्मा जी तक मैं पहुंचा कर ही रहूंगा। और फिर शाम को लाहौर से ट्रेन पकड़ करके मैं निकल गया, कानपुर पहुंचा। अब ये तब की बात है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो चुकी थी। और जब मथुरादास थापर कानपुर पहुंचे तो शहर में कर्फ्यू लग चुका था, पूरा शहर जल रहा था, दंगे भड़क चुके थे, हर जगह कत्लेआम जारी था, कहीं भी कुछ ऐसा था नहीं कि कहीं आया जाया जा सके, किसी से मिल सके। उस पर यह जानकारी मिली कि गणेश शंकर विद्यार्थी खुद लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। मथुरादास थापर लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में निराश होकर के फिर वो लाहौर लौट आए और वहाँ लाला पिंडी दास से सारी बात बताई कि इस तरह का सिचुएशन है। तो लाला पिंडी दास ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा कीजिए कि कराची हम लोग चलते हैं, जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, और वहीं हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चिट्ठी गांधी जी तक पहुँचे। ये विचार करके वो चले। मथुरादास थापर लिखते हैं कि स्थिति बहुत खराब थी। तीनों शहीदों की फांसी के बाद, मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बाद जनता में बहुत अधिक आक्रोश था। हर जगह लोग ट्रेन के आगे लेट जा रहे थे कि महात्मा गांधी कहाँ हैं, वो जवाब दें। और बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए। उन लोग, ये दोनों भी, माने लाला पिंडी दास और मथुरादास थापर, एक ट्रेन में बैठे और वहाँ से किसी तरह करते करते बहुत लेट लतीफ पहुँचे। खुद गांधी जी की ट्रेन भी बड़ी मुश्किल से कराची तक पहुँच पाई। मथुरादास थापर ने लिखा है कि कराची पहुंच करके वो कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल जो उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सरदार शार्दुल सिंह वगैरह से मिले, लेकिन उन्हें इनमें से किसी का सहयोग नहीं मिला। आखिर में मथुरादास पहुंचे सरदार जसवंत सिंह उर्फ झंडा सिंह के पास, और उन्होंने सुझाव दिया मथुरादास थापर को कि किसी पर भरोसा करने के बजाय खुद ही प्रयास करो। मथुरादास थापर आगे की कहानी बताते हैं कि वो किसी तरह पहुंचे जहां वो अधिवेशन का पंडाल लगा हुआ था, लेकिन जो मेन गेट था वहां पर इतना सख्त पहरा था कि वहां अंदर जाना ही बहुत मुश्किल था। किसी तरह जब उन्होंने घुसना चाहा तो जो वो दरवाजे पर तैनात थे उन लोगों ने एकदम सख्ती से रोक दिया, लेकिन
थापर ने उनसे कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अंदर तो हर हालत में जाऊंगा और ये चिट्ठी महात्मा गांधी तक पहुंचाऊंगा ही, चाहे जैसे हो। और किनारे खड़े हो गए। जब थोड़ा देखा कि ऐसा माहौल है कि नज़र बचा करके घुसा जा सकता है, तो वो शिविर स्थल में घुस गए। शिविर स्थल का उन्होंने वर्णन किया है मथुरा दास ने, और कहा कि वहाँ पर एक तंबू महादेव देसाई जिसमें लिखा हुआ था, तो उनका एक तंबू था, एक शिविर लगा हुआ था, एक शिविर महात्मा गांधी का था। 3 स्वयंसेवक केवल उस समय वहां पर थे। एक स्वयंसेवक महादेव देसाई के तंबू के दरवाजे पर खड़ा था, एक स्वयंसेवक उससे कुछ आगे कुछ दूरी पर खड़ा था, और तीसरा स्वयंसेवक टहल रहा था खाली जगह में। तो वे सबकी नज़र बचा करके चाह रहे थे कि किसी तरह ये गांधी जी के पास लेटर पहुंचे। और सबसे अधिक मुश्किल बात थी कि अगर यहाँ से मुझे लौटना पड़ा तो हो जाएगा कि कुआं के पास पहुंच करके और फिर प्यासे लौट गए। ये लिखा है मथुरा दास ने। आगे मथुरा दास लिखते हैं कि उन तीनों में से एक ने उन्हें देख लिया, और देखा तो चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ा और जोर से पकड़ लिया। अब ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह महादेव देसाई के पास तक पहुंचे, और महादेव देसाई का जो ये तंबू था उसके आगे वो गिर पड़े पूरी तरह से धड़ाम से। मुंह में चोट लगी, चेहरा पूरा धूल गर्दा से भर गया, कपड़े गंदे हो गए, घुटने छिल गए, जैसा कि मथुरा दास ने लिखा है। और उन्हें वहां से ले जाया जाता उससे पहले वो जोर जोर से चिल्लाने लगे ताकि महादेव देसाई बाहर निकले और उनको अपनी बात कह सकें। जोर जोर से चिल्लाए तो परिणाम यह हुआ कि महादेव देसाई सही में बाहर निकले और गुजराती में कहा उन लोगों से कि इस लड़के को छोड़ दो। उसके बाद महादेव देसाई मथुरा दास थापर को अंदर ले गए, वहाँ उन्हें बिठाया, उन्हें खुद अपने हाथों से पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि अपना ये चेहरा वगैरह पोंछो और बताओ कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो। तो मथुरा दास थापर ने कहा कि मैं सुखदेव का भाई हूँ जिन्हें फांसी हुई है, और ये चिट्ठी है जो उन्होंने गांधी के नाम लिखी थी, और ये चिट्ठी मैं यहाँ महात्मा जी को देने आया हूँ। अब आपके देखा तो मुझे लगा कि आपके माध्यम से ये चिट्ठी उनको मिल जाएगी, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। महादेव देसाई ने वो पूरी चिट्ठी पढ़ी खुद लेकर के, और चिट्ठी पढ़ने के बाद मथुरा दास से पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये चिट्ठी गांधी जी तक पहुंचा दूंगा। मथुरा दास ने कहा कि जी हाँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और फिर वो चिट्ठी इस तरह से गांधी जी के पास पहुंची। वो चिट्ठी सचमुच गांधी जी को मिली भी, और 30 अप्रैल 1931 के नवजीवन के अंक में गांधी जी ने वो चिट्ठी छापी, और फिर बाद में उसका जवाब भी छापा। हो सकता है सुखदेव जीवित रहते तो ये पत्राचार का सिलसिला लंबा चलता। इस चिट्ठी में सुखदेव ने उनसे उत्तर की उम्मीद भी की थी कि सार्वजनिक तौर पर वो उत्तर देंगे, और इस चिट्ठी को भी सार्वजनिक तौर पर प्रसारित करेंगे ताकि ये खुली चिट्ठी लगे, कोई गोपनीय पत्र न बन करके रह जाए। तो इसीलिए गांधी जी ने वो चिट्ठी छापी भी, और फिर उसका सार्वजनिक तौर पर पत्रिका में ही छाप करके जवाब भी दिया। आइए हम लोग आज देख लेते हैं कि सुखदेव ने वो गांधी के नाम चिट्ठी में क्या लिखा था। परम कृपालु महात्मा जी, ताज़ी खबरों से मालूम होता है कि समझौते की बातचीत की सफलता के बाद आपने क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को फिलहाल अपना आंदोलन बंद कर देने और आपको अपने अहिंसावाद को आजमा देखने का आखिरी मौका देने के लिए कई प्रकट प्रार्थनाएं की हैं। वस्तुतः किसी आंदोलन को बंद करना केवल आदर्श या भावना से होने वाला काम नहीं है। भिन्न भिन्न अवसरों की आवश्यकताओं का विचार ही अगुवाओं को उनकी युद्ध नीति बदलने के लिए विवश करता है। माना कि सुलह की बातचीत के दरमियान आपने इस ओर एक क्षण के लिए भी न तो दुर्लक्ष्य किया, न इसे छिपा ही रखा कि यह समझौता अंतिम समझौता न होगा। मैं मानता हूं कि सब बुद्धिमान लोग बिल्कुल आसानी के साथ यह समझ गए होंगे कि आपके द्वारा प्राप्त तमाम सुधारों का अमल होने लगने पर भी कोई यह न मानेगा कि हम मंजिले मकसूद पर पहुंच गए हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता जब तक न मिले तब तक बिना विराम के लड़ते रहने के लिए महासभा लाहौर के प्रस्ताव से बंधी हुई है। उस प्रस्ताव को देखते हुए मौजूदा सुलह और समझौता सिर्फ काम चलाऊ युद्ध विराम है, जिसका अर्थ यही होता है कि आने वाली लड़ाई के लिए अधिक बड़े पैमाने
पर अधिक अच्छी सेना तैयार करने के लिए यह थोड़ा विश्राम है। इस विचार के साथ ही समझौते और युद्ध विराम की शाक्यता की कल्पना की जा सकती है और उसका औचित्य सिद्ध हो सकता है। किसी भी प्रकार का युद्ध विराम करने का उचित अवसर और उसकी शर्तें ठहराने का काम तो उस आंदोलन के अगुवाओं का है। लाहौर वाले प्रस्ताव के रहते हुए भी आपने फिलहाल सक्रिय आंदोलन बंद रखना उचित समझा है, तो भी यह प्रस्ताव तो कायम है ही। इसी तरह हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से ही यह साफ पता चलता है कि क्रांतिकारियों का आदर्श समाज सत्तावादी प्रजातंत्र की स्थापना करना है। यह प्रजातंत्र मध्य का विश्राम नहीं है। उनका ध्येय प्राप्त न हो और आदर्श सिद्ध न हो तब तक वे लड़ाई जारी रखने के लिए बंधे हुए हैं। परंतु बदलती हुई परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार वे अपनी युद्ध नीति बदलने को तैयार अवश्य होंगे। क्रांतिकारी युद्ध जुदा जुदा मौके पर जुदा जुदा रूप धारण करता है। कभी वह प्रकट होता है, कभी गुप्त, कभी केवल आंदोलन रूप होता है और कभी जीवन मरण का भयानक संग्राम बन जाता है। ऐसी दशा में क्रांतिवादियों के सामने अपना आंदोलन बंद करने के लिए विशेष कारण होने चाहिए, परंतु आपने ऐसा कोई निश्चित विचार प्रकट नहीं किया। निरी भावपूर्ण अपीलों का क्रांतिकारी युद्ध में कोई विशेष महत्व नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आपके समझौते के बाद आपने अपना आंदोलन बंद किया है और फलस्वरूप आपके सब कैदी रिहा हुए हैं। पर क्रांतिकारी कैदियों का क्या? 1915 ईस्वी से जेलों में पड़े हुए गद्दार पक्ष के 20 कैदी सजा की मियाद पूरी हो जाने पर भी अब तक जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के 20 कैदी आज भी जिंदा कब्रों में दफनाए पड़े हैं। यही हाल बब्बर अकाली कैदियों का है। देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र के कैदी अब तक जेल की चार दीवारी में बंद पड़े हुए बहुतेरे कैदियों में से कुछ हैं। लाहौर, दिल्ली, चटगांव, बंबई, कलकत्ता और अन्य जगहों में कोई आधी दर्जन से ज़्यादा षड्यंत्र के मामले चल रहे हैं। बहुसंख्यक क्रांतिवादी भागते फिरते हैं और उनमें कई तो स्त्रियां हैं। सचमुच आधा दर्जन से अधिक कैदी फांसी पर लटकने की राह देख रहे हैं। इन सब का क्या? लाहौर षड्यंत्र केस के सजा याफ्ता 3 कैदी जो सौभाग्य से मशहूर हो गए हैं और जिन्होंने जनता की बहुत अधिक सहानुभूति प्राप्त की है, वे कुछ क्रांतिवादी दल का एक बड़ा हिस्सा नहीं हैं। उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। सच पूछा जाए तो उनकी सजा घटाने की अपेक्षा उनके फांसी पर चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है। फिर से इस लाइन को सुनिए। सच पूछा जाए तो उनकी सजा घटाने की अपेक्षा उनके फांसी पर चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है। यह सब होते हुए भी आप उन्हें अपना आंदोलन बंद करने की सलाह देते हैं। वे ऐसा क्यों करें? आपने कोई निश्चित वस्तु की ओर निर्देश नहीं किया है। ऐसी दशा में आपकी प्रार्थनाओं का यही मतलब होता है कि आप इस आंदोलन को कुचल देने में नौकरशाही की मदद कर रहे हैं और आपकी विनती का अर्थ उनके दल को द्रोह, पलायन और विश्वासघात का उपदेश करना है। यदि ऐसी बात नहीं है तो आपके लिए उत्तम तो यह था कि आप कुछ अग्रगण्य क्रांतिकारियों के पास जाकर उनसे सारे मामले के बारे में बातचीत कर लेते। अपना आंदोलन बंद करने के बारे में पहले आपको उनकी बुद्धि की प्रतीति कर लेने का प्रयत्न करना चाहिए था। मैं नहीं मानता कि आप भी इस प्रचलित पुरानी कल्पना में विश्वास रखते हैं कि क्रांतिकारी बुद्धिहीन हैं, विनाश और संहार में आनंद मनाने वाले हैं। मैं आपको कहता हूं कि वस्तु स्थिति ठीक इसकी उल्टी है। वे सदैव कोई भी काम करने से पहले उसका खूब सूक्ष्म विचार कर लेते हैं और इस प्रकार वे जो जिम्मेदारी अपने माथे लेते हैं उसका उन्हें पूरा पूरा ख्याल होता है और क्रांति के कार्य में दूसरे किसी भी अंग की अपेक्षा वे रचनात्मक अंग को अत्यंत महत्व का मानते हैं। हालांकि मौजूदा हालत में अपने कार्यक्रम के संहारक अंग पर डटे रहने के सिवा और कोई चारा उनके लिए नहीं है। उनके प्रति सरकार की मौजूदा नीति यह है कि लोगों की ओर से उन्हें अपने आंदोलन के लिए जो सहानुभूति और सहायता मिली है उससे वंचित करके उन्हें कुचल डाला जाए। अकेले पड़ जाने पर उनका शिकार आसानी से किया जा सकता है।
ऐसी दशा में उनके दल में बुद्धि भेद और शिथिलता पैदा करने वाली कोई भी भावपूर्ण अपील एकदम बुद्धिमानी से रहित और क्रांतिकारियों को कुचल डालने में सरकार की सीधी मदद करने वाली होगी। इसलिए यह आपसे प्रार्थना करते हैं कि या तो आप कुछ क्रांतिकारी नेताओं से बातचीत कीजिए, उनमें से कई जेलों में हैं, और उनके साथ सुलह कीजिए, या ये सब प्रार्थनाएं बंद रखिए। कृपा कर हित की दृष्टि से इन दो में से कोई एक रास्ता चुन लीजिए और सच्चे दिल से उस पर चलिए। अगर आप उनकी मदद न कर सकें तो मेहरबानी करके उन पर रहम करें, उन्हें अलग रहने दें। वे अपनी हिफाजत आप अच्छी तरह कर सकते हैं। वे जानते हैं कि भावी राजनैतिक युद्ध में सर्वोपरि स्थान क्रांतिकारी पक्ष को ही मिलने वाला है। लोक समूह उनके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब ये जन समूह को अपने झंडे तले समाज, सत्ता, प्रजा तंत्र के उम्दा और भव्य आदर्शों की ओर ले जाते होंगे। अथवा अगर आप सचमुच ही उनकी सहायता करना चाहते हो तो उनका दृष्टिकोण समझ लेने के लिए उनके साथ बातचीत करके इस सवाल की पूरी तफसीलवार चर्चा कर लीजिए। आशा है आप कृपा करके उक्त प्रार्थना पर विचार करेंगे और अपने विचार सर्वसाधारण के सामने प्रकट करेंगे। आपका अनेकों में एक। तो साथियों, आप ये वो पत्र देख रहे थे, खुला पत्र जो सुखदेव ने गांधी के नाम लिखा था, और गांधी ने जो जवाब दिया वो हम लोग बाद में देखेंगे। अंत में पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन, श्रद्धांजलि। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।